गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही मस्त और बेटा जी स्वस्थ। तो मैं आपका मयंक सर बच्चों NCERT के बूस्टर डोज प्रोग्राम में आज नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आज की जो बेटा जी ये बूस्टर डोज है वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाले चैप्टर से है। संवातन तथा गैसीय विनिमय वाला जो चैप्टर है बच्चों, अपनी 11th NCERT का 17 चैप्टर है। तो इस चैप्टर से आज एक पॉइंट अपन ने उठाया बेटा जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, गैसों का परिवहन, उसके बारे में आज अपन इस बूस्टर डोज में बेटा जी डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है जिसमें अपन ऑक्सीजन और CO2 दोनों की बात करने जा रहे हैं। अब हमें ये पता है बेटा जी कि जब अपन ब्रीदिंग करते हैं, जब अपन सांस लेते हैं तो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है बेटा जी ये कहाँ जाएगी? अपनी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई जो लंग्स की यूनिट होती है वायु कूपी का, ऑक्सीजन वहाँ आ गई। अब उस ऑक्सीजन को बेटा जी एल्वियोलाई से कहाँ पहुँचाओ? बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक, टिश्यू तक, उत्तकों तक ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि सेल्स और टिश्यू के अंदर ही तो बेटा जी उस ऑक्सीजन से फूड का ऑक्सीडेशन होगा और आपको पास ATP बनेगी, एनर्जी बनेगी। तो ATP बनाने के लिए अपने को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर बात है। अब बेटा जी जब सेल्स और टिश्यू में फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, वो रिएक्शन आपको याद होगी, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या एंड प्रोडक्ट बना? वही CO2, H2O, ATP। ATP अपन ने एनर्जी के फॉर्म में काम में ले ली, और H2O पानी बेटा जी सॉल्वेंट होता ही है, विलायक होता है, वो भी सेल में यूज हो गया। बची क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी के लिए टॉक्सिक है। CO2 को हम अपनी सेल में, टिश्यू में स्टोर नहीं कर सकते। तो इस CO2 को बेटा जी टिश्यू से वापस किसको दे दिया जाएगा? ब्लड को। और वो CO2 सेल से वापस कहाँ आ गई? एल्वियोलाई के पास आ गई। और जब अपन एक्सपायरेशन करते हैं, जब बहिश्वसन करते हैं, तो CO2 को वापस बाहर निकाल देंगे। तो ऑक्सीजन को हमने एल्वियोलाई से कहाँ पहुंचाया? टिश्यू तक बच्चों। और CO2 को टिश्यू से कहाँ लेकर आए? एल्वियोलाई तक। इसी प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, गैसों का परिवहन। अब बेटा जी ये जो लाने ले जाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से टिश्यू तक ले जाना, CO2 को टिश्यू से एल्वियोलाई तक लाना, ये वाली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो काम है वो किसका है? वो है बेटा जी ब्लड का। अपने में जो रेड कलर का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, उसकी जिम्मेदारी है। कैसे ब्लड इन गैसों को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको अपन 1 by 1 समझते हैं। पहले बच्चों अब मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परिवहन कहां से कहां? एल्वियोलाई टू टिश्यू, वायु कूपिका से उत्तकों तक। तो ये जो बच्चों ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 फॉर्म में होता है। फर्स्ट इन डिसोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में केवल 3% ऑक्सीजन इस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, 3%, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी है वो कम है बच्चों। रिमेनिंग जो 97% ऑक्सीजन है, बची हुई जो 97% ऑक्सीजन है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर परिवहित होती है। ये मेन बच्चों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है। इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं ये हीमोग्लोबिन क्या है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, एक श्वसन वर्णक है। पिगमेंट वो होते हैं ना जो कलर देते हैं। तो हीमोग्लोबिन अपने ब्लड को बेटा जी रेड कलर, लाल कलर देगा, ध्यान है अपने को। हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट है, एक हिम होता है, एक ग्लोबिन होती है। हिम में बेटा जी एक मेटल है आयरन, जो फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ग्लोबिन इसका प्रोटीन पार्ट है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और बच्चों जो अपना हीमोग्लोबिन, आपकी बॉडी में जो मेनली हीमोग्लोबिन मिलेगा उसको बोला जाता है HbA। क्या बोला मैंने? HbA। Hb मतलब हीमोग्लोबिन, A माने एडल्ट का हीमोग्लोबिन। अपने हीमोग्लोबिन में बेटा जी 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, याद रख लोगे आप, 2 अल्फा और 2 बीटा, मतलब टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी हुई? 4। क्लियर ये बात? अब हीमोग्लोबिन का काम है 97% वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब बेटा जी एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो कितनी ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होगा रिवर्सिबल मैनर में, उत्क्रमणीय बच्चों अभिक्रिया होगी और एक प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल होती है, उसको भी समझते हैं अपन। अब हीमोग्लोबिन की बेटा जी एक सिंपल सी नेचर है कि जहां जिस गैस की परसेंटेज ज्यादा है हीमोग्लोबिन उसी से बाइंड हो जाएगा। जैसे एल्वियोलाई में कौन, अपन ने सांस ली, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ गई, तो एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन ज्यादा है ना बच्चों, तो एल्वियोलाई के पास की जो ब्लड वेसल्स है वहां उस ब्लड का हीमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा। तो एल्वियोलाई के पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा बच्चों, और जुड़कर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर बात। अब ये ब्लड, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई से कहां आएगा, टिश्यू तक आ जाएगा, अलग अलग टिश्यू तक आ जाएगा। वहां आकर बच्चों ये रिएक्शन रिवर्सिबल मैनर में चलेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा, टूटेगा, वियोजित होगा और क्या बना देगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। भाई एल्वियोलाई के पास हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी थी और क्या बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यू के पास वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट हुआ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ये जो बच्चों ऑक्सीजन है वो चली गई टिश्यू के पास, हाई टू लो चली गई टिश्यू के पास, बच गया ब्लड में कौन, हीमोग्लोबिन। अब वो टिश्यू से हीमोग्लोबिन किसको कवर, किसको कैच कर लेगा, CO2 को, और उस CO2 को हीमोग्लोबिन ले आएगा कहां, एल्वियोलाई से, टिश्यू से एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई के पास लाकर उस CO2 को छोड़ देगा एल्वियोलाई में, वहां से वापस किसको पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को। क्लियर बात। तो एक हीमोग्लोबिन से कितने, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हुए, रिवर्सिबल मैनर में हुए, और क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना बेटा जी, जो एक एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां इसी डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन से कनेक्टेड बेटा जी एक छोटा सा पॉइंट है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र, थोड़ा सा अपन उस पर भी डिस्कस कर लें। ये जो डिसोसिएशन कर्व होता है ना बेटा जी, ये जब आप एनसीईआरटी का वो डायग्राम देखते हो तो एस शेप्ड, सिग्मोइड शेप्ड होता है, सिग्मोइड आकृति का होता है, जिसमें एक एक्सिस पर तो अपन लेते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता, और दूसरे एक्सिस पे बेटा जी लिया जाता है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, P लगाते हैं ना आगे, P का मीन पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। अब एक सिंपल सी बात याद रखना, अभी भी मैं कर रहा था बच्चों, कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, बंधुता, अरे ऑक्सीजन बढ़ी तो हीमोग्लोबिन से जुड़ने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो जब आप इस कर्व को देखोगे तो बेटा जी जब PO2 जैसे जैसे बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग जुड़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना जितना ऑक्सीजन जुड़ेगा उतना ही हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा, संतृप्त होगा, उतना ही उसका पेट भरेगा। और जब हीमोग्लोबिन का पेट पूरी तरह से भर जाए, वो 100% सैचुरेटेड हो जाए बेटा जी, तो वो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब कितनी ऑक्सीजन बढ़ाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो कर्व आया वो सिग्मोइड शब्द हुआ, और ये कर्व आपको ये बताता है कि ऑक्सीजन PO2 बढ़ने के साथ साथ हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, जुड़ने की कैपेसिटी, संतृप्तता बढ़ती है। ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्टर है बेटा जी जो इस कर्व पर इफेक्ट डालते हैं, ये आप ध्यान रख लेना। जैसे अब सिंपली याद रख लो बच्चों कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना कहाँ, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ होगा, एल्वियोलाई के पास कि टिश्यू के पास। तो सीधी सी बात है कि जहां ऑक्सीजन ज्यादा हुई वो वहीं तो हीमोग्लोबिन उससे जुड़ेगा, और ऑक्सीजन ज्यादा कहां है, एल्वियोलाई के पास। आपने सांस ली है तो एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चों। तो देख लो, और एल्वियोलाई के पास बच्चों कौन कौन से फैक्टर मैं बता रहा हूं आपको। एल्वियोलाई के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 ज्यादा है, ध्यान से सुनना, मेन फैक्टर ही होता है, PO2 ज्यादा है, PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड कम है, CO2 कम है तो H+ कम है, टेम्परेचर कम है। अब बेटा जी H+ कम है तो pH ज्यादा है। फिर से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहां हुआ। ये बेटा जी हमें बिल्कुल सिंपल एक सीधे तरीके से याद रख लो कि जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड होगा, जुड़ेगा और क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ज्यादा है कहां, वो ज्यादा है एल्वियोलाई के पास, जबकि टिश्यू के पास तो CO2 ज्यादा है, क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो एंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद CO2 बनेंगे।
ठीक है, तो फिर से कह रहा हूं, एल्वियोलाई के पास कैसी कंडीशन है? एल्वियोलाई के पास PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, PCO2 कम, H प्लस कम, CO2 के साथ H प्लस कम, टेम्परेचर कम लेकिन pH ज्यादा। क्लियर है? H प्लस कम है तो pH बच्चों ज्यादा होगा। ये वो सारे फैक्टर है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बनाते हैं। तो वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब हम इस ऑक्सीजन को इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कहां ले आए? टिश्यू के पास ले आए। अब सुनो बच्चों, टिश्यू के पास कौन कौन से फैक्टर है? ऊतक के पास अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा, टूटेगा। टूटेगा तभी तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी, डिलीवर होगी। तो टिश्यू के पास कौन कौन से फैक्टर है सुन लो। टिश्यू के पास कौन ज्यादा है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दो। टिश्यू के पास PCO2 ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, PO2 कम है। अब PCO2 CO2 ज्यादा है तो बेटा जी H प्लस भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, लेकिन pH कम है। तो ये सारे फैक्टर जो हमने बताए, PCO2 ज्यादा होना, H प्लस ज्यादा होना, टेम्परेचर ज्यादा होना और pH कम होना, ये वो सारे फैक्टर है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोशिएट करेंगे, वियोजित करेंगे। अब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, वो ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी? वो टिश्यू को मिल जाएगी। तो एल्वियोलाई के पास ऐसी कंडीशन होती है कि वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और टिश्यू के पास बेटा जी ऐसे फैक्टर होते हैं कि वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होता है, वियोजित होता है, जिससे वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होकर टिश्यू को ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर है ये बात? अब इसको जब अपन कवर के फॉर्म में लेते हैं बच्चों, कवर तो सीधा सा है, सिग्मोइड शेप्ड है, एक साइड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, एक साइड में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन। ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ाओगे हीमोग्लोबिन से जुड़ने की कैपेसिटी और सैचुरेशन बढ़ेगी। जब हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड हो जाएगा, अब PO2 कितनी बढ़ाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अब यहां बेटा जी आप एक बात याद रख लेना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो डिसोशिएशन वाले जितने भी फैक्टर है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने वाले जितने भी फैक्टर है, वो सब बेटा जी इस कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। डिसोशिएशन कर्व को किधर खिसकाएंगे? दाईं ओर। जब आप कर्व बनाओगे अपनी नोटबुक में, तो एक बेटा जी नॉर्मल अपन ने कर्व बना लिया, एक उसके राइट साइड में और कर्व बना लो दाईं तरफ। और जब इस राइट साइड वाले कर्व की कंपैरिजन आप करोगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा बच्चों कि जो भी डिसोशिएशन के फैक्टर है, या जब कर्व आपका राइट साइड में जाएगा तो सैचुरेशन कम होगा। या आप नोटबुक में बना के देख लेना, बिल्कुल समझ आ जाएगा। जब कर्व किधर टिल्ट हो? राइट साइड में, मतलब हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कम हुई। सैचुरेशन का मतलब बेटा जी, सैचुरेशन और बाइंडिंग एक ही बात है। जब सैचुरेशन कम होगा तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम होगी। बाइंडिंग कम होने का मतलब, फॉर्मेशन कम होने का मतलब टूटना, डिसोशिएशन। तो जितने भी डिसोशिएशन वाले फैक्टर है कौन कौन से, फिर से सुन लो। PCO2 ज्यादा, H प्लस ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, pH कम, ये सारे फैक्टर अपने डिसोशिएशन कर्व को, अपने ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व को किधर खिसकाएंगे? टिल्ट टू राइट साइड, वो उसको दाईं तरफ खिसका देते हैं। कोई भी फैक्टर देके आपसे पूछ लेगा, तो सारे डिसोशिएशन वाले याद रख लेना, माइंड में घुसा लेना। डिसोशिएशन के सारे फैक्टर उसको किधर खिसका देंगे? राइट साइड में खिसका देते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ऑक्सीजन का हमने ट्रांसपोर्टेशन किया फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, दो फॉर्म में। 3% ऑक्सीजन डिसोल्व इन प्लाज्मा, रिमेनिंग 97% ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन। अब बेटा जी हीमोग्लोबिन होता कहाँ है? ये आपको पता ही है। हीमोग्लोबिन अपनी RBC में होता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हो। RBC में हीमोग्लोबिन होता है, वो वैल्यू बता रखी है 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है इन 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब यहां एक छोटी सी बात बेटा जी ये सुन लेना कि ऑन एन एवरेज जो 100 ml प्योर ब्लड है, 100 ml जो प्योर ब्लड है, ध्यान से सुनना, 100 ml जो प्योर ब्लड है वो लगभग 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सुनना पूरी चीज, 100 ml प्योर ब्लड, प्योर समझ गए, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा है। ऐसा नहीं होता कि प्योर ब्लड में केवल ऑक्सीजन हो, ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं होता लाडेसरों। अगर जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा, वो प्योर है,
होगी CO2, लेकिन O2 ज़्यादा होगी। तो 100 ml प्योर ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेकर जा सकता है? 20 ml। ध्यान से सुनो, 20 ml लेकर जा सकता है, लेकिन टिश्यू को उस 20 में से केवल 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर होती है। ये बात सुनना, आपके एनसीईआरटी में लाइन है, एवरी 100 ml ऑफ प्योर ब्लड कितनी इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा टिश्यूज को। सामान्य परिस्थितियों में, जैसे अभी अपन नॉर्मल कंडीशन में हैं, तो अपने टिश्यू को उस 20 ml ऑक्सीजन में से कितनी मिली? 5 ml ऑक्सीजन मिली, मतलब 25% मिली। तो लेकर कितनी जा सकता है ब्लड? 20 ml। डिलीवर कितनी हुई टिश्यू को? 5 ml। कब? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। अब थोड़ी सी मैं एक बात ऐड कर देता हूं यहां पर बच्चों, एनसीईआरटी में तो इसको मेंशन नहीं कर रखा। अगर कंडीशन नॉर्मल ना हो, मान लो हमने हार्ड वर्क किया है, नॉर्मली तो नहीं करते अपन इन जनरल, कठोर परिश्रम किया है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो भाग रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, तो बच्चों भागते टाइम या हार्ड वर्क करते टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि ज्यादा एटीपी बन सके। उस कंडीशन में बेटा जी वो जो 20 ml ऑक्सीजन ला रहा था ब्लड, नॉर्मल सेल्स में तो नॉर्मल कंडीशन में तो कितनी ऑक्सीजन दे रहा था? 5 ml। इस हार्ड वर्क वाली कंडीशन में वो डिलीवर करता है 15 ml, 15 ml ऑक्सीजन डिलीवर होगी टिश्यू को, लगभग 3 टाइम्स ज्यादा। समझ रहे हैं आप इस बात को? ब्लड ला कितनी सकता है? 20 ml। कितना ब्लड? 100 ml। ये उसकी कैपेसिटी है। नॉर्मल कंडीशन में टिश्यू को डिलीवर कितनी हुई? 5 ml। हार्ड वर्क के टाइम डिलीवर हुई 15 ml। ठीक है, एनसीईआरटी में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन दे रखी है बच्चों, वो 5 ml डिलीवर होगा। क्लियर बात? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहां है CO2? आपकी सेल्स और टिश्यू में बनी है। उस CO2 को टिश्यू से कहां लेकर जाओ? उसे ले जाओ एल्वियोलाई तक, भाई ब्लड लेकर जाएगा। अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बेटा जी 3 फॉर्म में होता है, 3 अलग अलग रूपों में होता है। फर्स्ट जो मेथड है वो है डिसोल्व इन प्लाज्मा एज ए फिजिकल सॉल्यूशन, भौतिक विलयन के रूप में प्लाज्मा में। लगभग 7% CO2 इसी फॉर्म में ट्रांसफर होती। भाई जो CO2 है वो प्लाज्मा में, ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, संगठित पदार्थ, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स आती है, आपके क्लियर है माइंड में। तो जो 7% CO2 है वो प्लाज्मा में वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करेगी, H2O + CO2 बनेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। रिवर्सिबल है सारी रिएक्शन। उसका ब्रेकडाउन हो गया बाइकार्बोनेट और H+ में, अनस्टेबल होता है तो बाइकार्बोनेट H+ में ब्रेकडाउन हो गया। अब ये सारा बनता तो टिश्यू के पास है, और जैसे ही आप एल्वियोलाई के पास आई, रिएक्शन रिवर्सिबल मैनर में स्टार्ट हो गई, वहां CO2 एल्वियोलाई में रिलीज हो गई। सेकेंड जो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है CO2 के बेटा जी वो है एज ए कार्ब एमिनो कंपाउंड। कार्ब एमिनो कंपाउंड लगभग 20 से 25% जो CO2 है वो इसी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर। तो ऑक्सीजन तो 97% बाइंड होकर हीमोग्लोबिन से ट्रांसफर हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25% बेटा जी CO2 वो है जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर जुड़कर ट्रांसपोर्ट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी बेटा जी, वही रिवर्सिबल एक कंपाउंड बनेगा, नाम याद रखना है कार्ब एमिनो कंपाउंड। कार्ब एमिनो, ये इसलिए बोलते हैं बच्चों कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2, वो हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप से बाइंड होती है, एमिनो ग्रुप से। हीमोग्लोबिन में एमिनो ग्रुप कहां से आया? अरे हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होती है, बता रहा था ना, ग्लोबिन प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है तो एमाइनो एसिड होंगे, एमाइनो एसिड में एमाइनो ग्रुप होगा। तो हीमोग्लोबिन का जो एमाइनो ग्रुप है उससे CO2 जुड़ा और प्रोडक्ट बना कार्ब एमिनो कंपाउंड। जुड़ेगा कहां? टिश्यू के पास। अरे CO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन उसको पकड़ लेगा और वापस डिसोशिएट कहां होगा? एल्वियोलाई के पास। तो जिस CO2 को हीमोग्लोबिन टिश्यू से पकड़ के लाया है, एल्वियोलाई के पास लाकर उसको छोड़ देगा, जा भाई। और एल्वियोलाई से वो CO2 जब आप एक्सपायरेशन करोगे, बहिःश्वसन करोगे, तो बाहर भेज देंगे। क्लियर है बात? 20 to 25% एज ए कार्ब एमिनो कंपाउंड, याद रह जाएगा। कई बार कंफ्यूज होते हो बच्चों, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वर्ड भी आता है, वो भी मैं यहां बता देता हूं। हीमोग्लोबिन जब एक टॉक्सिक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तब बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, टॉक्सिक सब्सटेंस, विषाक्त पदार्थ। CO2 से जुड़ के बनाएगा कार्ब एमिनो कंपाउंड, और ऑक्सीजन से जुड़ के तो बना ही रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ठीक है, तीनों वर्ड क्लियर। थर्ड जो मेथड है, फर्स्ट मेथड CO2 ट्रांसपोर्टेशन की आ गई एज ए फिजिकल सॉल्यूशन, भौतिक विलयन के रूप में 7%। सेकंड आ गई बाइंड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर 20 से 25%। तीसरी जो मेन मेथड है बेटा जी, जिससे मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, एज ए बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में लमसम लगभग 70%, 70% ऑफ CO2 इस मेथड से ट्रांसपोर्ट होती है। एक बार क्वेश्चन भी था कि CO2 का सर्वाधिक परिवहन, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 किसके थ्रू, एज ए बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट आयंस में बेटा जी ऐसे होता है, एक एंजाइम भी मैं अभी इसमें डिस्कस करता हूं। होता क्या है कि जो टिश्यू में CO2 बनी ना, वो CO2 टिश्यू से बाहर आई, ब्लड में आ गई, ब्लड ही तो लेके जा रहा है, मीडियम ब्लड ही तो है। ब्लड में वो जो CO2 आई वो ब्लड के RBC में चली गई, RBC में वही पानी वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगी, उसका ब्रेकडाउन बाइकार्बोनेट H+ में होगा। वो जो बाइकार्बोनेट है बच्चों, वो RBC से बाहर आते हैं, वहाँ वो जो सोडियम आयंस और हैं उनसे रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। तो ऐसे बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। बस इतना ही इसमें अपन याद रखेंगे, एज ए बाइकार्बोनेट आयंस। अब जो ये रिएक्शन आ रही है ना, H2O CO2 से जुड़कर कार्बोनिक एसिड बना रहा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड टूट रहा है, डिसोशिएट हो रहा है बाइकार्बोनेट और H+ आयन में। इस रिएक्शन को कैटलिस्ट करने का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। याद रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये बेटा जी बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम होता है, सबसे फास्ट एंजाइम आपकी बॉडी का कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसमें जिंक होता है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज दोनों जगह मिलेगा आपको, RBC में भी मिलेगा, प्लाज्मा में भी मिलेगा, लेकिन RBC में इसकी जो अमाउंट है वो प्लाज्मा से ज्यादा होगी, ध्यान रखना, RBC में ज्यादा है कंपेयर टू प्लाज्मा। तो CO2 ट्रांसपोर्टेशन 3 फॉर्म में हो गया, एज ए फिजिकल सॉल्यूशन, बाइंड विद हीमोग्लोबिन, और तीसरा एज ए बाइकार्बोनेट आयंस। यहां कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हो आप, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर है। अब बच्चों थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना कि भाई जो CO2 टिश्यू के पास ब्लड में आई थी, उस CO2 को छोड़ दिया गया कहां, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन बाइंड हुई थी उसे ब्लड लाके छोड़ देगा कहां, टिश्यू के पास। यही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या कहलाता है, गैसेस कहलाता है। ठीक है, तो आज के इस बूस्टर डोज में बेटा जी अपन ने इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में बात की, जिसमें ऑक्सीजन की भी बात हुई और CO2 की भी बात आई। हाँ, वो एक एनसीईआरटी लाइन CO2 वाली भी याद रख लियो। जैसे 100 ml प्योर ब्लड कितनी ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा था टिश्यू तक, 5 ml। वैसे 100 ml इम्प्योर ब्लड बेटा जी, अशुद्ध रक्त, जिसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हो, डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 मोर देन O2, जिसमें CO2 ज्यादा हो, वो अशुद्ध रक्त हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। तो 100 ml इम्प्योर ब्लड एल्वियोलाई तक कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, कितनी CO2 लेकर जाएगा बेटा जी, 4 ml। बात समझ रहे हो, प्योर 100 ml प्योर ब्लड कितनी ऑक्सीजन दे रहा है टिश्यू को, 5 ml। 100 ml इम्प्योर ब्लड एल्वियोलाई तक कितनी CO2 लेकर जा रहा है, 4 ml। एनसीईआरटी की लाइन है, हम याद रखेंगे इस डेटा। तो ठीक है बेटा जी, उम्मीद है इस बूस्टर डोज को भी आपने अच्छे से देखा, सुना, समझा होगा। बिल्कुल मेरा एफर्ट ये रहता है बच्चों, हर चैप्टर के मेन छोटे छोटे पॉइंट पैकेट्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, बूस्टर डोज आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, और उसको पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड रखूँ, जहाँ से उस चैप्टर या टॉपिक से मेनली क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक की मैं बूस्टर डोज बना के आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो आप यूं ही वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में बेटा जी व्यस्त रहें, क्योंकि हमें अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, अपने और अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करना है। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको अगली बूस्टर डोज में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।